हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खूनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खूनी नाइट क्लब पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देंगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी आपबीती के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। दोस्तों, आज मैं आपको उस भयानक रात के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। वो रात इतनी ख़तरनाक हो सकती थी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज भी जब मैं उस मंज़र को याद करता हूँ जो मेरे साथ उस वक्त घटा था तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है और मेरे रोंगटे काम भी खड़े हो जाते हैं। उस हादसे के बाद मैंने अब रात के सफ़र को करना बिल्कुल बंद कर दिया है। उस रात मेरे साथ जो हुआ और जो कुछ भी मुझ पर बीता वो सब आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो चलिए अब सीधा अपनी कहानी पर आते हैं। दोस्तों, यह जो हादसा मेरे साथ हुआ था यह आज से लगभग 9 साल पहले की बात है। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करके हमारे घर का गुजारा चलाते थे। हमारे परिवार में हम 5 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन। घर का बड़ा बेटा हूँ तो मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे जो पापा थे वह अकेले घर को चलाएं। आखिर मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ थीं जो मुझे निभानी थी। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे छोटे भाई बहन पढ़ाई में अच्छे थे तो वह दोनों पढ़ते रहे। खैर, पढ़ाई छोड़ने के 2 से 3 सालों तक मैं ऐसे ही घर पर बेकार रहता, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता। मेरे मम्मी पापा भी मुझे उतना टोका नहीं करते थे। हालांकि माँ हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि यह आवारागर्दी छोड़कर कोई अच्छा सा काम कर ले, अपने पापा का हाथ बटा, तो मैं हमेशा उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा मेरी माँ को यही बात कहते रहते कि अभी यह छोटा है, जब इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा तो खुद ही समझ जाएगा, तब तक तुम इसे तंग मत करो। अब काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर मेरे जो दोस्त थे वह सब मुझसे आहिस्ता आहिस्ता बिछड़ते गए। मतलब कि कोई काम करने के लिए शहर जाने लगा तो कोई कुछ और करने लगा। सभी दोस्त अब अपने अपने कामों में बिजी रहने लगे। और फिर एक ऐसा दिन आया जिस दिन मुझे लगा कि अब मुझे यह आवारागर्दी छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी अपने बारे में कुछ सोचना होगा। मेरे पापा यूं अकेले कब तक घर चलाएंगे? आखिर मैं घर का बड़ा बेटा हूं तो मुझे भी उनके साथ ही हाथ बटाना चाहिए। दोस्तों, बचपन सबका अच्छा होता है, घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब सब कुछ छूट जाता है। घर की जिम्मेदारियों का बोझ सब बदल देता है और यही ज़िंदगी का नियम है। खैर, उसके बाद मैंने भी अपना मन बना लिया था कि अब मैं भी अपने पापा के साथ हाथ बटाऊंगा। लेकिन मेरा मन वो काम करने में बिल्कुल भी नहीं था जो मेरे पापा करते थे। मतलब कि मेरे पापा दिहाड़ी लगाया करते थे और मैं कुछ अलग करना चाहता था। खुद का कोई काम जिसका मालिक मैं खुद बनूं।
अब ऐसा कोई काम तो था नहीं जिसमें बिना मेहनत के जल्दी सफलता मिले। मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। खैर, उसके बाद मैंने एक काम सोच लिया था और वो काम था मैकेनिक का। हाँ दोस्तों, मैकेनिक वाला काम जिसमें गाड़ियाँ ठीक करनी पड़ती हैं। इस काम का इंटरेस्ट मुझे काफ़ी पहले से था, तो अब मैं इसी काम को करने वाला था। उसके बाद मैंने इस काम को सीखना शुरू कर दिया। हमारे गांव से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक बड़ा बाज़ार था जहां गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी रहती है। बहुत सी दुकानें उस बाज़ार में थी। वहीं एक मैकेनिक की शॉप भी थी जहां पर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और उस दुकान का जो मालिक था उसने मुझे काम पर रख लिया था और अब उसी से मैंने काम भी सीखना था। लगभग 2 साल तक मैंने उस दुकान पर काम किया और जब मैं पूरी तरह से काम सीख गया तो अब मैंने खुद की दुकान खोलने का फ़ैसला कर लिया। अब खुद का गैरेज खोलने का फ़ैसला तो मैंने कर लिया था, लेकिन सब कुछ कैसे शुरू करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब कि मुझे थोड़ा डर भी था और वह डर ये था कि मेरा गैरेज चलेगा भी या नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा कई बार होता है कि वह कोई नया काम शुरू तो करते हैं, लेकिन किस्मत अगर ख़राब रही तो फिर उन्हें काम में काफ़ी ज़्यादा घाटा भी हो जाता है। साफ शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गैरेज तो खोल दूँ, लेकिन अगर उससे सही से ना चला पाया तो मेरा यह काम कहीं डूब ना जाए। यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। गैरेज खोलने के लिए मुझे काफ़ी पैसे भी लगने वाले थे और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरा पैसा किसी कारण डूब जाए। खैर, फिर मैंने अपने पापा से इस बारे में बात की। उन्होंने मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि अगर किसी भी काम में मन लगाकर काम करो तो वह काम कभी घाटे में नहीं जाता। तुम मेहनत करते रहना, कामयाबी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और वह मुझसे यह भी कहते हैं कि अगर तुम किसी काम के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। खैर, अपने पापा की बात सुनकर अब मुझ में भी हिम्मत आ गई थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि खुद का गैरेज तो खोल कर रहूँगा। उसके बाद मैंने कुछ पैसे अपने पापा से लिए और कुछ पैसे खुद के डालकर उस बड़े से बाज़ार में अपना एक छोटा सा गैरेज खोल लिया। गैरेज वाली जो दुकान थी उसे मैंने किराए पर लिया था। खैर, भगवान का नाम लेकर मैंने गैरेज खोल लिया था और यहीं से मेरी किस्मत बदल जाती है। हाँ दोस्तों, कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद मेरा जो गैरेज था वह अच्छे से चलना शुरू हो जाता है और अब मेरी जो पैसों की कमाई थी वह भी अच्छे से चलने लग गई थी। मैं काफ़ी खुश था और भगवान का शुक्रिया भी कर रहा था। खैर, कुछ वक्त बाद काम बढ़ जाता है और अब मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत आ पड़ी थी। मेरे ही गांव में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक अच्छा और ईमानदार लड़का था और मेरा अच्छा दोस्त भी था। उसे भी काम की ज़रूरत थी, तो मुझे उसकी याद आती है कि वैसे भी मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है और अगर इस काम को मेरा दोस्त करे तो उसका भी भला हो जाएगा और मेरा भी। इसी बहाने सुरेश को काम भी मिल जाएगा और वह कुछ पैसे भी कमा लेगा। खैर, उसके बाद मैंने अपने दोस्त सुरेश से इस बारे में बात की और वो मान भी गया। अब हम दोनों उस गैरेज में काम करने लग जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दिन ब दिन मैं अपने काम में तरक्की करता ही जा रहा था और मेरे काम को देखकर मेरे गांव के काफ़ी लोग मुझसे जलने लग गए थे। अब ये हर गांव की बात है कि अगर आप किसी अच्छे मुकाम पर हो तो काफ़ी लोग आपसे जलने लग जाते हैं। हालांकि मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना मेरी कोई नौकरी लगी थी, लेकिन हाँ, इतना पैसा मैं अपने उस गैरेज से कमा रहा था कि मेरे घर की हालत अब अच्छी हो गई थी और यही सब देखकर गांव के कुछ लोग मुझसे चल रहे थे। खैर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जिस बाज़ार में मैंने अपना गैरेज खोला था वह बाज़ार मेरे गांव से 1 घंटे की दूरी पर था। तो मैं रोज़ अपने घर से उस गैरेज तक पैदल जाता था और फिर शाम को वापस गैरेज को बंद करके अपने गांव वापस आता था। मैं और मेरा दोस्त सुरेश रोज़ यहाँ आना जाना करते थे।
हमारे गांव तक सड़क नहीं थी, तो तभी हम लोगों को पैदल ही सफ़र करना पड़ता था। एक और बात दोस्तों, जिस रास्ते से हम लोग रोज़ ये आना जाना करते थे, वह रास्ता एक श्मशान घाट से होकर गुजरता था। हाँ दोस्तों, एक श्मशान घाट से हम लोग रोज़ उसी रास्ते से अपने घर को आते थे और सुबह उसी रास्ते से अपने गैरेज के लिए जाते थे। गांव वालों का मानना था कि वह रास्ता और वह श्मशान घाट शापित है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि मेरा तो रोज़ उसी रास्ते से आना जाना था और आज तक मेरे साथ कुछ भी उस रास्ते पर अजीब नहीं हुआ था। और वैसे भी मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। मेरा मानना यह था कि यह सब गांव की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा मेरा मानना था। गांव के जो लोग थे वह दूसरे रास्ते से आना जाना करते थे। उन्होंने एक नए रास्ते का निर्माण किया था और वह सभी लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे बाज़ार तक जाने के लिए। इस श्मशान घाट वाले रास्ते से कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि यह श्मशान घाट वाला जो रास्ता है, यहाँ प्रेत आत्माओं का वास होता है और बहुत से लोगों के साथ इस रास्ते पर काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हुई हैं। कुछ लोगों की जान तो काफ़ी मुश्किल से बच पाई है, लेकिन वहीं मैं अपनी बात करूं तो आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं घटा था जैसा गांव वाले कहते थे। तो तभी मुझे यह सब मनगढ़ंत कहानियां लगती थीं। खैर, पहले पहले तो मेरा दोस्त सुरेश भी इस रास्ते से दूर ही रहता था। उसके अंदर भी गांव वालों ने डर पैदा कर दिया था इस रास्ते को लेकर। लेकिन जब से सुरेश मेरे साथ उस रास्ते पर चलता रहा, तब से अब उसके अंदर का डर भी चला गया था। खैर, बहुत से गांव वाले मुझे इस रास्ते से जाने के लिए रोकते थे, लेकिन मैं हर बार उनकी इस बात को अनसुना कर देता था और उनसे कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की कहानियां हैं। और मैं उनसे यह भी कहता था कि आज तक तो मुझे इस रास्ते पर कुछ भी नहीं हुआ, ये सब आप लोगों का वहम है। मेरी बात सुनकर उनमें से बहुत से लोग मुझसे यह भी कहते थे कि तुम्हारे साथ इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम दिन में इस रास्ते पर चलते हो, और अगर किसी दिन तुम्हें इस रास्ते पर रात हो गई तो फिर तुम्हारी जाते जान को काफ़ी ख़तरा हो जाएगा और तुम पछताओगे, लेकिन उस वक्त तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। गांव के लोगों ने मुझे काफ़ी बार उस तरफ न जाने की सलाह दी, लेकिन मैं हर बार उनकी बात को टाल दिया करता था। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताओ, अगर कोई भी आदमी आप लोगों को ऐसा कहे कि आप इस रास्ते से ना जाओ, इस रास्ते पर भूत होते हैं, तो क्या आप मानोगे? आप में से ज़्यादातर लोग इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा इस बात पर हंसेंगे। ठीक इसी तरह मुझे भी उस वक्त यह बातें मजाक लगती थीं और मैं उस बात को एक अफवाह के नज़रिए से देख रहा था। लेकिन एक बात तो उन गांव वालों की सच्ची थी, और वह बात यह थी कि आज तक मुझे उस रास्ते पर कभी रात नहीं हुई थी। मतलब कि रात के वक्त मैंने उस रास्ते पर कभी सफ़र नहीं किया था। लेकिन शायद मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जिस वक्त मुझे रात को इस श्मशान घाट वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और शायद वो वक्त अब बहुत जल्द आने वाला था। दोस्तों, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे दोस्त सुरेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मतलब कि वो बीमार हो गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं उससे कहता हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम आराम करो। मेरी बात सुनकर सुरेश वैसा ही करता है, वह आराम करता है और उस दिन वह मेरे साथ गैरेज नहीं आता। मतलब कि अब मुझे अकेले ही काम पर जाना था। खैर, उस दिन मैं अकेला ही काम के लिए निकल जाता हूँ, और उस दिन भी मैं उसी श्मशान घाट वाले रास्ते से निकला था। लेकिन उस दिन भी मुझे वो रास्ता बिल्कुल नॉर्मल लगा था। मुझे उस रास्ते पर कुछ भी अजीब नहीं लगा था। खैर, उस दिन सबसे पहले तो मैं गैरेज पर पहुंचा और फिर पूरे दिन अपने काम में ही बिजी रहा। उस दिन काम का लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुरेश की कमी मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। मैं उस पूरे दिन अपने काम में बिजी रहा। काम ज़्यादा होने के चक्कर में
मुझे अब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। मैं अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। सबसे पहले तो मैं अपने गैरेज को बंद कर देता हूँ और फिर जितना जल्दी हो सके अपने गांव की तरफ निकल जाता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ जहाँ दो रास्ते होते हैं। एक तो वह रास्ता होता है जो श्मशान घाट वाली तरफ से गुजरता था, और दूसरा वो वाला रास्ता था जिस वाले रास्ते से गांव वाले जाया करते थे। जिस रास्ते से गांव वाले जाते थे वो रास्ता मुझे थोड़ा लंबा पड़ता था, और बात अगर इस श्मशान घाट वाले रास्ते की करूं तो ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता था। अब एक तो मुझे पहले से देर हो गई थी, और ऊपर से अगर मैं इस लंबे वाले रास्ते से जाता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इस श्मशान घाट वाली तरफ से जाऊँगा। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ। जब मुझे पता था कि श्मशान घाट वाला रास्ता सही नहीं है तो मैं उस तरफ से क्यों जा रहा हूँ। मैं उस दूसरे रास्ते से भी तो जा सकता था ना, जहाँ से गांव वाले जाते थे। तो आपको बताता चलूँ कि बात ऐसी है कि मुझे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि वो श्मशान घाट वाला रास्ता सही नहीं है। हालांकि गांव वाले मुझे वहाँ से जाने पर रोकते थे, लेकिन मुझे उनकी बातें अफवाहें लगती थीं, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आज तक मेरे साथ उस रास्ते पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे यह साबित हो कि वह रास्ता सही नहीं है। और अगर बात मैं दूसरे रास्ते की करूं, जिस रास्ते से गांव वाले गुजरते थे, तो वह रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता था, और उस वक्त मुझे पहले से ही देर हो गई थी। तो तभी मुझे श्मशान घाट वाले रास्ते को चुनना पड़ा, और जिस रास्ते से गांव वाले जाते थे रात के वक्त पर वो भी मेरे लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि एक तो वह वाला रास्ता भी जंगल से होता हुआ गुजरता है, और काफ़ी बार उस रास्ते से भी जंगली जानवरों को देखा गया है। यही कारण था कि मैंने उस वक्त श्मशान घाट वाले रास्ते को चुना। अब आप इसे मेरी बेवकूफ़ी समझें या मेरी बुरी किस्मत, ये तो आप ही जानें, लेकिन उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। खैर, मुझे अब इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि अब 5 से 10 मिनट के अंदर रात पूरी तरह से ढलने वाली थी, और मैं बस यही सोच रहा था कि आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। हालांकि आज से पहले भी मुझे लेट हुआ था, लेकिन इतना लेट मैं आज तक नहीं हुआ था कि रास्ते में ही रात हो जाए। खैर, इस बात को अब नज़रअंदाज करते हुए मैं अपने रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। उस वक्त उस रास्ते पर चलते समय मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जो मुझे अलग लगता। खैर, अंधेरा अब ढलने वाला था, और मैं बस यही सोच रहा था कि आज तो मैंने सच में कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। सफ़र अभी काफ़ी लंबा था, और मुझे अकेला ही इसे पूरा करना पड़ेगा। खैर, थोड़ी देर चलने के बाद अब रात पूरी तरह से ढल जाती है। अंधेरा अब पूरी तरह से चारों तरफ फैल चुका था। रात का अंधकार इतना था कि अब रास्ता दिखना भी मुश्किल हो गया था। रास्ते को अच्छे से देखने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूँ, और फिर उसकी फ्लैशलाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि रास्ता देखने में आसानी हो। उस वक्त मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो सिर्फ 20% बची हुई थी। मतलब कि इतनी कम बैटरी में मुझे इस सफ़र को पूरा करना था, जो कि उस वक्त लगभग मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बार मोबाइल की फ्लैश ऑफ हो गई तो फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना रोशनी के उस वक्त रास्ता देखना काफ़ी मुश्किल था। और मैं चाहता था कि इस मोबाइल की बैटरी के ख़त्म होने से पहले मैं इस सफ़र को आधे से ज़्यादा तय कर लूँ। मैं उस वक्त इस बात के लिए भी बचता रहा था कि काश मेरे पास टॉर्च होती तो आज मुझे दिक्कत नहीं आती। हालांकि मेरे पास घर पर टॉर्च थी, लेकिन आज तक मुझे इस रास्ते पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं और सुरेश रात होने से पहले ही घर पहुंच जाया करते थे। लेकिन आज पहली बार मुझे टॉर्च की ज़रूरत आ पड़ी थी। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, सफ़र तो पूरा करना पड़ेगा, फिर चाहे टॉर्च हो या ना हो। खैर, अब कुछ समय बाद मैं उस श्मशान घाट के पास पहुंच जाता हूं, और ये रास्ता बिल्कुल उस श्मशान के बगल से होता हुआ गुजरता था। मैं भी आहिस्ता से उस रास्ते से गुजर जाता हूं।
जब मैं उस वक्त उस श्मशान घाट वाले रास्ते के बगल से गुजर रहा था तो उस वक्त भी मुझे सब नॉर्मल ही लगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो अजीब हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं इन बातों पर विश्वास करता तो शायद मैं कभी भी उस रास्ते को ना चुनता, क्योंकि आम आदमी के लिए उस वक्त उस रास्ते से गुजरना सच में काफ़ी डरावना होता। रात के उस वक्त जब मैं उस श्मशान घाट वाले रास्ते के बगल से गुजर रहा था तो उस वक्त वो जगह दिन के मुकाबले काफ़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे तो ये सब नॉर्मल ही लग रहा था। खैर, श्मशान घाट से आगे निकलने के बाद माहौल अब थोड़ा अजीब होने लग जाता है। मतलब कि चारों तरफ शांत माहौल बना हुआ था। कोई भी आवाज़ जैसे कि किसी जानवर की उस वक्त मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी तरह से सन्नाटा था। हाँ, एक आवाज़ थी जो मुझे सुनाई दे रही थी और वो थी मेरे खुद के कदमों की। यहाँ तक कि अपनी सांसों को भी मैं सुन पा रहा था। इसके अलावा जितना सन्नाटा उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था, आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। वैसे माहौल के बाद अब मैं भी थोड़ा बेचैन होने लग गया था, लेकिन मैं बस चलता ही जा रहा था। थोड़ा और आगे चलने के बाद मुझे सामने की तरफ से कोई आता हुआ नजर आता है। पहले तो मुझे लगा जैसे कोई परछाई हो, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कोई आदमी है जो मेरी ही तरफ बढ़ता चला आ रहा है। चलते चलते मैं और वो हम दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई औरत है। हाँ दोस्तों, वो एक औरत थी। उसने अपने चेहरे को ज़मीन की तरफ किया हुआ था। शायद मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट उसकी आंखों में लग रही थी, तो इसलिए उसने अपने चेहरे को नीचे की तरफ किया हो। ये मेरी सोच थी। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट के कारण इसने अपना चेहरा नीचे किया होगा। खैर, उसके बाद मैं अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को नीचे कर देता हूँ ताकि उसे इसकी वजह से देखने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, उस वक्त मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसने चेहरा नीचे की तरफ किया हुआ था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। सबसे पहले तो मैं खुद को थोड़ा साइड की तरफ कर लेता हूँ ताकि वह आसानी से आगे निकल जाए, लेकिन वो औरत वैसा नहीं करती। वो बीच रास्ते में ही खड़ी रहती है, बिल्कुल भी हिलती जुलती नहीं। जब मैं थोड़े समय तक साइड में खड़ा रहता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं सोचता हूँ कि कमाल की औरत है, इसे मैं रास्ता दे रहा हूँ और यह अभी तक रास्ते के बीच में ही खड़ी है। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद मैं ही उसके बगल से निकलने का सोचता हूँ और मैं यह भी सोचता हूँ कि शायद वो शर्मा रही होगी। यही कारण हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ी हो। खैर, उसके बाद मैं ही उसके बगल से गुजर जाता हूँ, लेकिन यहीं मेरे साथ एक अजीब बात हो जाती है और वो बात ये होती है कि जैसे ही मैं उसके बगल से गुजरता हूँ तो मेरे जिस्म के जो बाल थे वो खड़े हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच थी। मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए थे। उस वक्त मैंने ऐसा महसूस किया था। एक और बात आप लोगों को कहूँगा जिसे सुनकर आपको भी अजीब लगेगा, और उस वक्त मुझे भी अजीब लगा था। दोस्तों, वो बात यह थी कि जैसे ही मैं उसके बगल से गुजरता हूँ तो निकलते निकलते मेरी नज़र उसके सिर के बालों की तरफ जाती है, और जब मैं उसके सिर के बाल देखता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ। दोस्तों, उसके सिर के जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लंबे। वो बाल इतने ज़्यादा लंबे थे कि ज़मीन को छू रहे थे। इतने लंबे बाल मैंने आज तक किसी को नहीं देखे थे जितने लंबे बाल मैं उस वक्त उस औरत के देख रहा था। उसके पूरे बाल खुले हुए नज़र आ रहे थे। खैर, उसके बाद मैं इस बात को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब आगे तो मैं बढ़ गया था, लेकिन यह सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला था जितना मैं इसको समझ रहा था। थोड़ा और आगे चलने के बाद मुझे अपने पीछे की तरफ से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ दोस्तों, पायल की आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो
और उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब जब मैं उस पायल की आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं एकदम से पीछे की तरफ देखता हूँ, और जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे उस वक्त वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। अब जब ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है ये मेरा वहम हो या फिर मेरे कान बज रहे हों। दोस्तों, रास्ते में काफ़ी बार मेरे साथ ये सिलसिला चलता रहा। मतलब कि मुझे काफ़ी बार उस पायल की आवाज़ सुनाई देती रही, और जितनी बार भी मैंने पीछे की तरफ देखने की कोशिश की उतनी ही बार मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। खैर, कुछ दूर और आगे चलने के बाद मुझे अब किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और यह जो रोने की आवाज़ होती है ये मुझे किसी लड़की या औरत की लग रही थी। उस रोने की आवाज़ को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह काफ़ी तकलीफ़ में है। अब जब उस आवाज़ को मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी रात को आखिर यह कौन है जो इतना रो रही है। शायद वह जो भी है काफ़ी तकलीफ़ में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। दोस्तों, उस वक्त मैं उस औरत की मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सच में पागल हो गया हूँ जो इतनी रात को उस औरत की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैं चुपचाप वहाँ से निकल भी तो सकता था। तो आपको बताता चलूँ कि एक तो उस औरत के रोने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी अगर उसे सुने तो उसका भी दिल पिघल जाए, और दूसरी बात ये थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उस रात मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, मैं अब मन बना चुका था कि उस औरत की मदद की जाए। उस औरत के रोने की आवाज़ रास्ते के दूसरी तरफ से आ रही थी। एक और छोटा सा रास्ता था जो कि जंगल की तरफ जाता था, और यह रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। खैर, मैं अब अपने कदम उस जंगल जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा लेता हूँ ताकि उस औरत की मदद कर सकूं। लेकिन मैंने अभी 2 से 3 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है, और मैं सोचता हूँ कि अरे देवराज, तू कितना पागल है, कहाँ जा रहा है? यह तो सोच कि आखिर इतनी रात को ये कौन औरत इतना रोएगी, और वो भी जंगल के बीच में। और यह भी मत भूल कि अभी कुछ देर पहले वो पायल की आवाज़ जो मेरे पीछे से आ रही थी, वो सब क्या था? ये सब सोचकर मैं अपने कदमों को वापस से अपने रास्ते पर मोड़ लेता हूँ, और जितना जल्दी हो सके अपने रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते मैं सोचता हूँ कि यह सब नॉर्मल नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई भूत प्रेत वाली बात है। हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो भी उस रात मेरे साथ घट रहा था वह सब नॉर्मल नहीं था। वो घटनाएं मुझे मजबूर कर रही थी इन बातों पर विश्वास करने को। उस रास्ते पर मैं काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, और तभी मुझे एक और बात याद आती है जो मेरे अंदर डर पैदा कर देती है। और वो बात यह थी कि वो औरत जो सबसे पहले मुझे मिली थी, आखिर वो इतनी रात को जा कहाँ रही थी, और जिस तरफ वो जा रही थी उस तरफ तो श्मशान घाट था। कहीं वो कोई चुड़ैल तो नहीं थी? उसके बालों को देखकर तो वह औरत नॉर्मल नहीं लग रही थी। जब से मैंने उस श्मशान घाट को पार किया है तब से मेरे साथ यह अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, मैं जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही अब मुझे पीछे से उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हर कदम पर उसके रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, और अब मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे मेरे दिल की धड़कन अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस वक्त मेरी जो हालत थी वो मैं आप सब लोगों को बता भी नहीं सकता। अब कुछ ही देर बाद वह रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। रोने की आवाज़ बंद होने के बाद मुझे अब अपने पीछे से पेड़ों के टूटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा पेड़ टूट रहे हों, लेकिन अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे देख पाता। डर के कारण मेरे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरतर हो चुका था। मैं अपने कदमों को रोकना नहीं चाहता था। तभी मेरे साथ एक और दिक्कत हो जाती है, और वह दिक्कत ये होती है कि मेरे मोबाइल की जो बैटरी होती है वह अब सिर्फ 3% बची हुई थी, और अब किसी भी वक्त मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला था। इस बात को सोचकर तो मेरी हालत और भी खस्ता हो जाती है, लेकिन यहाँ मैं दिमाग का एक काम कर देता हूँ।
और वो काम ये होता है कि मैं सबसे पहले तो पापा को फ़ोन करता हूँ। मेरी किस्मत यहाँ मेरा इतना साथ दे देती है कि फ़ोन पापा को लग जाता है, और जैसे ही पापा फ़ोन उठाते हैं तो मैं पापा से सारी बात बता देता हूँ। ये सब मैंने उनसे जल्दी में कहा था कि मेरे साथ कुछ भूत प्रेत वाली बात हो गई है, आप जितना जल्दी हो सके मुझे रास्ते में लेने आ जाओ। इतनी बात कहकर मैं फ़ोन काट देता हूँ, क्योंकि मोबाइल अब कभी भी ऑफ हो सकता था। फ़ोन ऑफ होने से पहले पहले मैं जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ और जल्दी से आग जला देता हूँ। हाँ दोस्तों, उस वक्त मेरी जेब में माचिस की एक डिब्बी थी, जिसकी वजह से मैं आग जला पाया। वो माचिस मुझे अपने गैराज पर मिली थी। शायद किसी कस्टमर की होगी और वो उसे वहीं भूल गया था, तो मैंने उस वक्त वो माचिस वहाँ से उठा ली थी और अब इस वक्त वो मेरे काम आ गई थी। आग जलाकर मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रहा था और अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि काश मैंने उन गांव वालों की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता जो उस वक्त हो रहा था। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा था कि हे भगवान, मुझे बचा लो। अगर आज भगवान आप मुझे इन प्रेतों से बचा लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। कुछ ही देर में अब आग बुझने शुरू हो जाती है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा की थीं वो अब जलकर राख बन चुकी थी। तभी मुझे कुछ दूर एक झाड़ी के पास दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। उन आंखों को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और मैं थर थर कांपने लग जाता हूँ। हाँ दोस्तों, उन आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उन झाड़ियों से मुझे ही देख रही हो। अब उस जगह पर बैठना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि उस जगह से आगे बढ़ना ही समझदारी है। मैं यह भी सोचता हूँ कि कुछ और आगे जाने के बाद थोड़ी और लकड़ियाँ इकट्ठा की जाए और फिर से आग जला दी जाए, ताकि कुछ वक्त और गुजर सके। जब तक आग जली होगी मैं सही सलामत रहूँगा और शायद तब तक पापा भी पहुँच जाएं। दोस्तों, अब मैं उस जगह को छोड़ देता हूँ जहाँ मैंने आग जलाई थी। अब वह जगह मेरे लिए सही नहीं थी, क्योंकि आग अब लगभग बुझ चुकी थी। उसके बाद मैं जितना जल्दी हो सके उस अंधेरे में आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। सच कहूँ तो उस अंधकार में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिकंद नहीं था। रात के उस पहर में मैं बार बार गिरता, संभलता और आगे की तरफ भागता रहता हूँ। जिस जगह मैंने आग जलाई थी उस जगह को छोड़ने के बाद मेरे कंधे अब भारी होने लगते हैं। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे कंधों का जो भार था वह बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। उस अंधेरे में चलते समय मैं काफ़ी बार रास्ते में गिर रहा था, क्योंकि आगे का रास्ता मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था। बस अंदाजे से ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और काफ़ी बार गिरने के बाद मेरी बाजू में चोट भी लग जाती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वो कंधों का भार और बढ़ता रहता है। अब एक वक्त ऐसा आ जाता है जब मैं हिम्मत हार लेता हूँ। मतलब कि मेरे कंधे अब इतने ज़्यादा भारी हो चुके थे कि अब मेरा आगे एक कदम देना भी मेरे लिए उस वक्त लगभग नामुमकिन हो गया था। अब आगे तो मैं कदम बढ़ा नहीं सकता था, तो मैं अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता हूँ। उस वक्त मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी और मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि मैं जान चुका था कि अब मेरा बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब उन प्रेतों का ही काम है। थक हार कर अब मैं पूरी तरह से ज़मीन पर गिर जाता हूँ और फिर तभी मेरे जो कंधे होते हैं उनमें मुझे कोई तेज़ चीज़ चुभती महसूस होती है। अब जब मुझे वह चुभन महसूस होती है तो मैं दर्द के मारे कराने लग जाता हूँ। दोस्तों, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधों में कीलें चुभा रहा है। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं काफ़ी ज़ोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था।
हर एक सेकंड में वो कीलें मेरे कंधों के अंदर धंसती ही जा रही थीं, और जितनी वो कील मेरे कंधों में चुभ रही थी उतना ही मैं चीख रहा था। यह सिलसिला कुछ देर चलता रहता है और मेरी हालत अब लगभग बेहोशी की हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले पहले मेरी आंखों में एक तेज़ रोशनी लगती है। अब जब वो रोशनी मेरी आंखों में पड़ती है तो मैं एकदम से अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने ले जाता हूँ ताकि उस तेज़ रोशनी से अपनी आंखों को बचा सकूँ। कुछ ही देर में वह रोशनी मेरे काफ़ी करीब पहुँचती है, और जब वह मेरे करीब आती है तो मैं देखता हूँ कि वह मेरे चाचा जी होते हैं। उनके हाथ में एक टॉर्च थी और यह रोशनी उसी टॉर्च की थी। मुझे देखकर मेरे चाचा के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वह भी एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। अपने चाचा को देखकर मुझे अपने बचने की कुछ आस महसूस होती है। चाचा की चीख सुनकर पापा और मेरे छोटे भाई भी पहुंच जाते हैं। वह तीनों ही मुझे लेने को आए थे। मेरे जो चाचा थे वो सबसे आगे थे। पापा और मेरा छोटा भाई थोड़ा पीछे रह गए थे। जब चाचा जी मुझे देखकर गिर गए थे और चीखे थे तो मेरे पापा और छोटे भाई ने उनको संभाला और उनको ऊपर उठाया। वो तीनों मेरे पास नहीं आ रहे थे। चाचा जी ने पापा और मेरे छोटे भाई को मना किया था मेरे पास ना आने को। उसके बाद मेरे चाचा जी, जिनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें से वह कुछ पानी मेरे ऊपर छिड़कते हैं, पानी छिड़कते ही मेरे कंधों पर जो भार था वो ख़त्म हो जाता है और मैं थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ। शायद मेरे चाचा जी ने मुझ पर गंगाजल मारा था जिसके कारण मैं हल्का महसूस कर रहा था। उसके बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो जाता हूँ। मुझे आगे का कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मैं घर पर अपने कमरे में था और मेरी फैमिली के सभी लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। माँ मेरी हालत को देखकर काफ़ी रो रही थी। उसके बाद वह सभी मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उन सब की बात सुनकर मैं अपनी सारी आपबीती उनको बता देता हूँ। सभी मेरी बातें सुनकर काफ़ी हैरान थे और भगवान का शुक्रिया कर रहे थे कि मेरी जान बच गई थी। और भगवान का शुक्रिया तो मैं भी करता हूँ क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं ज़िंदा हूँ। खैर, उसके बाद मैं अपने चाचा से उस बात को पूछता हूँ कि आखिर वो मुझे देखकर चिल्लाए क्यों थे। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे नज़दीक पहुँचा था तो मुझे तुम्हारे कंधों पर एक औरत बैठी हुई नज़र आई थी जिसके बाल काफ़ी लंबे थे और वो काफ़ी भयानक तरीके से मेरी तरफ देख रही थी। जब मैंने वो नज़ारा देखा तो ये सब देखकर मैं एकदम से डर गया था और नीचे गिर गया था। वो डरावनी औरत मुझे कुछ सेकंड के लिए ही तुम्हारे कंधों पर दिखी थी। उसके बाद मैंने तुम्हारे पापा और तुम्हारे छोटे भाई को भी तुम्हारे पास आने के लिए रोका था, क्योंकि हो सकता था कि अगर मैं उन्हें रोकता नहीं तो उन प्रेतों का साया भी हम सबको लग सकता था। तुम्हारे पापा ने जब मुझे ये सब बताया था कि तुमने फ़ोन पर उन्हें बताया था कि तुम्हारे साथ कोई भूत प्रेत वाली बात हो गई है, तो हम लोग घर से गंगाजल साथ लाए थे। तुम पर गंगाजल को डालकर ही हम लोग तुम्हारे पास आए थे। चाचा जी के मुंह से ये सब सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था। खैर, उस हादसे के बाद मेरे परिवार वालों ने एक तांत्रिक को भी बुला लिया था और जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे देखकर ही बता दिया था कि श्मशान घाट की ही एक चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, नहीं तो लगभग वो तुम्हें मार ही चुकी थी। वो चुड़ैल काफ़ी देर तक तुम्हारे कंधों पर बैठी रही थी, तभी तुम्हारे जो कंधे थे वो धीरे धीरे भारी होते जा रहे थे। वो तांत्रिक मुझे यह भी बताता है कि उस चुड़ैल ने तुम्हारे कंधों पर अपने नाखून भी ढसा दिए थे और यह बात उस तांत्रिक की बिल्कुल सच्ची थी। उस वक्त जिन कीलों की बात मैं कर रहा था जो मुझे चुभ रही थी, वो कीलें नहीं थी बल्कि उसके नाखून थे। उसके नाखूनों की वजह से मेरे कंधों पर काफ़ी गहरे घाव भी हुए थे। दोस्तों, उस हादसे के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। काफ़ी महीनों तक तो मैं बीमार ही रहा और जब मैं ठीक हुआ तो मैंने रात को सफ़र करना ही बंद कर दिया। आज इस बात को पूरे 9 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे
यह सब कल की ही बात हो। उसके बाद मैं कभी भी उस श्मशान घाट वाले रास्ते से फिर कभी नहीं गया। वो हादसा मेरे लिए अब एक बुरे सपने की तरह बन चुका है। आज भी काफ़ी बार वह हादसा मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता है, और जब ऐसा होता है तो मेरी हालत फिर से ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।